हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड आज हम सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम बाल विकास के नाम से जानते हैं, उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों, आपको बता दें कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। आपको बता दें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों आपका जो है 21 जनवरी को होने वाला ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इससे साथियों आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो 1 दिसंबर को एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, जो भी साथी आपकी तैयारी लगे हों उनको ये वीडियो और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि वाइगोट्स्की के अनुसार, साथियों यहाँ पे बताना है कि वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। साथियों, यदि हम वर्तमान समय में भविष्य हमारा शिक्षक का है तो यहाँ पे बताना है कि जो संज्ञानात्मक विकास को यदि हमें सुगम बनाना है तो हम शिक्षकों का जो है यहाँ पे क्या रोल है या क्या भूमिका यहाँ पर होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारी भूमिकाएं हैं ये यहाँ पे छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान साथियों यहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमारा साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। देखिए, हमेशा जो वाइगोट्स्की महोदय हैं वो सामाजिक क्रिया, देखिए सामाजिक क्रिया के माध्यम से वो सीखने और सिखाने का जो है यहाँ पे मार्गदर्शन देते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा जो है समाज में रहकर जो है सीख सकता है, इसलिए उन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो बच्चा भाषा सीखता है वो भाषा जो है समाज में रहकर सीख सकता है। तो यहाँ पे उनके जो संज्ञानात्मक विकास है उनके माध्यम से उन्होंने कहा कि शिक्षक जो है वो आलंबन के माध्यम से छात्र को सिखाने और मार्गदर्शन और समर्थन करना यहाँ पे उनके माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे राइट नहीं है, सही नहीं है। यहाँ पे साथियों एग्जाम हॉल में बैठिए तो नहीं जो आपका जो क्वेश्चन में दिया रहता है इससे जो है क्वेश्चन ज़्यादा गलत होता है। तो नहीं शब्द का जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे आपको आवश्यक हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे पहला कथन है कि किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, क्योंकि किशोरावस्था के बारे में ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर, बिल्कुल सही है साथियों किशोरावस्था के बारे में। तीसरा विकल्प है किशोरावस्था बचपन और अवस्था के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल सही है साथियों। यदि हम बात करें तो जो किशोरावस्था होता है साथियों वो बाल्यावस्था और जो है प्रौढ़ावस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। फिर कह रहा है चौथा विकल्प, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। बिल्कुल गलत है साथियों, ये किशोरावस्था के बारे में बिल्कुल गलत है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों के जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग प्रकार या भिन्न भिन्न प्रकार से जो है वहाँ पे सीखते हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है वो हमेशा जो है एक दूसरे से यहाँ पे भिन्न होते हैं। किसी की रुचि खेलने में है तो किसी की रुचि पढ़ने में, तो इसलिए यहाँ पे ये किशोरावस्था के बारे में बिल्कुल गलत जवाब है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है साथियों, यहाँ पे बताना कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता
देखिए यहाँ पे बताना है कि जो सुजाता उत्सुक है नगद पुरस्कार जीतने के लिए, वो जो है किस प्रकार की रुचि रखती है, वह किस प्रकार से वो मोटिवेट है। देखिए यहाँ पे मोटिवेट चैप्टर जो है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब सुजाता पुरस्कार जीतने के लिए रुचि रखती है तो कौन सा जो है यहाँ पे प्रेरणा है, किस प्रकार का, आंतरिक प्रेरणा है या बाह्य प्रेरणा है। तो आपको बता दें कि वो बाहरी रूप से प्रेरित है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2, बाहरी रूप से बिल्कुल जो है यहाँ पे प्रेरित है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ बताना है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, देखिए यदि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करना है तो एक शिक्षक को साथियों यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें कि एक शिक्षक को यहाँ पे साथियों विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, देखिए जो बालक होते हैं, वो उनमें जो है व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे जो है ये विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में देखना चाहिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। साथियों जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जो है बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा 5वां प्रश्न है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, देखिए जीन पियाजे ने ज्ञान के बारे में कौन सी जो है विचारधारा रखी, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाए। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 1 हो जाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो वाइगोट्स्की महोदय हैं कि वो कहते हैं कि बच्चा पर्यावरण और समाज से सीखता है, लेकिन यहाँ पे जो जीन पियाजे महोदय हैं वो कहते हैं कि बच्चा जो है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से, बच्चे यहाँ पे ज्ञान का निर्माण जो है यहाँ पे बच्चे स्वयं करते हैं, इनका कहना ये है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, देखिए अगर एक प्रगतिशील कक्षा है साथियों, प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है उसमें असेसमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो असेसमेंट है साथियों वो गतिशील होना चाहिए, क्योंकि डायनेमिक होता है, हमेशा बच्चा गतिशील रहेगा तो वो किसी कार्य को जो है करने के लिए यहाँ पे प्रेरित रहता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि देखिए यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पे यदि कोई प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त करते हैं हम तो उसका जो अर्थ निर्माण है, अर्थात जो मीनिंग मेकिंग है, उसको हम जो अपने मेमोरी में जो है आगे कैसे जो है यहाँ पे हम रख सकते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो आपको बता दें कि उसके लिए साथियों यहाँ पे ध्यान जो है देना आवश्यक है, क्योंकि अटेंशन बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कोई सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जैसे कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसको हम यदि ध्यान लगाकर पढ़ते हैं अटेंशन में, तो हमें साथियों बहुत देर तक हमारे मेमोरी में रहती है। इसलिए कहते हैं कि जो हायर एजुकेशन होते हैं उनको जो है मन में जो है पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना या अटेंशन जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। देखिए यदि कोई बच्चा अपनी जानकारी, अपने इन्फॉर्मेशन का जो है एनालिसिस कर रहा है तो उसको किस प्रकार की यहाँ पे ज़रूरत होती है, किसकी आवश्यकता यहाँ पे होनी चाहिए। 4 विकल्प दिया है, तो इन विकल्पों में साथियों यहाँ पे हमें जो है टू किल एंड मॉकिंग बर्ड में जो है लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, ये साथियों हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे अभिकथन और जो है अभिकथन और कारण से है। तो यहाँ पे जो अभिकथन और कारण से है, तो यहाँ पे हम पहले नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे बताना है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रह पर चिंता करना चाहिए।
देखिए अभिकथन है, कारण क्या है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंताशील हो। तो यहाँ पे जो शिक्षक होता है, यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक को हमेशा जो है चिंतनशील रहना चाहिए। तो बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि जो रूढ़िवादिता है, पूर्वग्रह है, उस पे हमेशा शिक्षकों को जो है यहाँ पे चिंतन करना चाहिए कि उनको जो है रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता या प्रिजुडियस से जो है हमेशा नहीं रहना चाहिए। यदि वो प्रिजुडियस या रूढ़िवादिता में रहेगा तो साथियों यहाँ पे जो शिक्षा देने में जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पे जो कारण है और उसका अभिकथन है, दोनों साथियों इस राइट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है यहाँ पे व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। देखिए जो कोहलर वर्ग हैं, इन्होंने नैतिक विकास के जो है तीन स्तर दिए थे। इन्होंने 3 स्तर दिए, जिनमें 3 स्तर में साथियों यहाँ पे छः लेबल जो है, इन्होंने 6 लेबल जो है, सॉरी साथियों 3 स्तर के साथियों और 6 चरण जो है इन्होंने दिया था। इन्होंने जो है 3 स्तर दिया और इसके जो है 6 चरण दिए थे। तो इसमें जो कैरोल गिलगन थी, उन्होंने उनकी आलोचना जो है किस आधार पर की, तो उनकी आलोचना जो है उन्होंने की क्योंकि वो जेंडर रूढ़िवादिता थे, इसलिए इनकी जो है आलोचना होती है। क्योंकि कोहल वर्ग जेंडर रूढ़िवादिता को यहाँ पे दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद का दृष्टिकोण। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण से संबंधित है साथियों। तो अभिकथन और कारण से संबंध कह रहा है कि वास्तविक जीवन की जो समस्याएं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो यहाँ पे जो अभिकथन है, फिर कारण देख लेते हैं। कारण है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो विकास है साथियों, ये जो है अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक नहीं होता है, क्योंकि विकास जो है ये स्प्रिंग टाइप का होता है। इसलिए ये कथन जो है यहाँ पे जो कारण है ये गलत हो रहा है अभिकथन के मामले में। तो यहाँ पे जो अभिकथन है राइट है और कारण जो है गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि जो है यहाँ पे, सॉरी साथियों यहाँ पे जो है साथियों यहाँ पे दोनों साथियों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा कारण है और अभिकथन है साथियों, इनमें से जो विकल्प 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे अगर अभिकथन और कारण की व्याख्या देखा जाए तो ए की जो है व्याख्या यहाँ पर जो है आर जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें कि यहाँ बताना अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश क्षमता को जो है प्रभावित करती है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपसे प्रश्न जो है, प्रश्न का जो लेवल है साथियों, जो प्रश्न का स्तर है साथियों, यहाँ पे कुछ अच्छा जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे सीटेट का एडिशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो अभिकथन और कारण देखिए, सॉरी साथियों यहाँ पे जो क्वेश्चन 12 है, यहाँ पे बताना है कि जो पठन डिसलेक्सिया है उसकी स्थिति क्या है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल साथियों ये स्थिति है जो ध्वनियों और प्रतीकों के चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को साथियों यहाँ पे प्रभावित करती है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्र को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाता। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। देखिए जब कोई माध्यमिक स्कूल का जो शिक्षक और छात्रों को संकल्पनाओं, जो मीनिंगफुल लर्निंग है, उसको जो है अपने वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग के बीच जो है संबंध बनाने में मदद करता है, तो किस प्रकार की गतिविधि यहाँ पे सार्थक होगी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि जो वास्तविक दुनिया से यहाँ पे
छात्रों को यदि छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दे तो अपना निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये रणनीति जो है एक अच्छी रणनीति मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चे का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो जो बच्चे के कानून की नैतिकता है साथियों, ये इनके पारंपरिक जो है नैतिकता में घूमता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। देखिए, एग्जाम हॉल में बैठिए तो नहीं को आप लोग ध्यान देना यहाँ पे आपको आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे जो समावेशी कक्षा है उनमें से कौन सा जो विकल्प है वो समावेशी कक्षा के बारे में उदाहरण या एग्जाम्पल के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को यहाँ पे बच्चों के बीच साथियों कंपटीशन नहीं कराना है। यहाँ पे बच्चे को साथ में लेकर साथियों यहाँ पे अधिगम जो है यहाँ पे करवाना है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये जो है समावेशी कक्षा के बारे में जो है यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रचनात्मक है कंट्रास्टिविस्ट है, यहाँ पे बताना है कि पोर्टफोलियो के लिए एक प्रभावशाली इनमें से क्या हो सकता है। तो आपको बता दें कि इनमें से जो प्रभावशाली है सबसे ज़्यादा ये साथियों यहाँ पे देखिए, अगर हम आपको बताएं कि विकल्प के अनुसार वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल सही है साथियों। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि फिर साथियों यहाँ पे कह रहा है कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर जो है केंद्रित करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे साथियों ये सही हो जाएगा। और विकल्प डी की बात करें, वे छात्र के अधिगम को ठोस सबूत पेश करते हैं, बिल्कुल गलत है साथियों। ठोस सबूत नहीं, थोड़ा निम्न सबूत, वहाँ पे सबूत मांगना ही नहीं, क्योंकि बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण जो है यहाँ पे स्वयं करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर साथियों यहाँ पे जो विकल्प सी है, विकल्प सी की बात करें तो यहाँ पे उसके अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है हो जाएगा ये ऑप्शन ए, बी और डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। देखिए जो निम्न में से महारत लक्ष्य विन्यास का वर्णन करता है साथियों, यहाँ पे जो महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है साथियों, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर यहाँ पे ध्यान देना आवश्यक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए यदि प्रगतिशील कक्षा है, जैसे हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं, उसमें शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन इन 4 विकल्पों में कौन करता है। तो इन 4 विकल्पों में जो है ऑप्शन 2 जो है सबसे अच्छा भूमिका वर्णन करता है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन का प्रदान करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमें बताना है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए यदि जेंडर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ पे किसको जो है प्रोत्साहन मिल रहा है,
इनोग्रेस जो है हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जेंडर रूढ़ियों पर यहाँ पे सवाल उठाना यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि एक्स को अज्ञात अंकों के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों की डैश सीखने में सक्षम बनाती है। देखिए, जीन पियाजे से अभी तक आपको साथियों यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिल चुके हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है इस प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स अज्ञात मानने के लिए क्षमता डैश विकसित होती है तो विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना यहाँ पे सीखने में सक्षम बनाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमें बताना, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। देखिए, जब आलोक पढ़ने बैठता है तो उसका जो व्यवहार है वो सिर को जो है बार बार अजीब तरीके से पकड़ता है, आँख को बार बार मूंदता है और आँखों को रगड़ता है और आँखों की लाली और सूजन अक्षर पहचानने में भ्रमित हो जाता है। तो साथियों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अभिकथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पे बताना कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा अभिकथन है बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो यहाँ पे जो कथन है साथियों, यहाँ पे जो कथन हमारा यहाँ पे जो कारण है साथियों, कारण जो है यहाँ पे हमारा जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो शैक्षणिक दृष्टिकोण मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तियों को मतभेदों को समाप्त, देखिए व्यक्तिगत मतभेद तो समाप्त किए नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्हें समाज में रहकर जो है साथ में सीखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है लेवाइगोट्स्की से संबंधित। यहाँ पे बताना है कि लेवाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं वो बच्चे यहाँ पे किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार होते हैं और उनके विकास के क्षेत्र जो है यहाँ पे अंदर होते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र का केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो यहाँ पे अगर छात्र को मदद करना है, छात्र को मदद करने के लिए कौन सी रणनीति जो है यहाँ पे प्रभावी होगी, तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये रणनीति जो है ये स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना यहाँ पे जो है ये जो है प्रभावी रणनीति हो सकती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अभिकथन कह रहा है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो यहाँ पे जो उनका जो मायने रखता है बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि स्कूल में रहना छात्रों के लिए बहुत ही मायने रखता है और वो भावात्मक रूप से जुड़े भी रहते हैं, उनके दोस्त यार भी रहते हैं, शिक्षक से भी भावात्मक रूप से जुड़े रहते हैं।
उसके बाद कारण कह रहा है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल सही है साथियों, जो अभिकथन है उसके लिए कारण भी ये यहाँ पे राइट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है यहाँ पे व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो संरचनावादी जो अधिगम है उसका मूल सिद्धांत यहाँ पे क्या है। तो उसके मूल सिद्धांत की बात करें साथियों, यहाँ पे उनका मूल सिद्धांत एक छात्र अपने वातावरण के साथ सक्रिय संलग्न के माध्यम से अपने ज्ञान का यहाँ पे निर्माण करते हैं, तभी ये साथियों यहाँ पे कंट्राविस्ट लर्निंग जो है थ्योरी यहाँ पे मानी जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चे जो है सक्रिय हैं इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अभिकथन है, अभिकथन की बात करें तो यहाँ पे अभिकथन साथियों यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद जो कारण है, कारण की बात कर लें तो बुद्धि को बुद्धि लब्ध की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। बिल्कुल सही साथियों, बुद्धि लब्ध के माध्यम से बुद्धि को सटीक माध्यम से नहीं मापा जा सकता। बिल्कुल सही है साथियों यहाँ पे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की जो है आर यहाँ पे व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता। सामाजिकरण जो होता है साथियों यहाँ पे बच्चे का विकास सामाजिकरण में जो है आपको देखने को मिलता है। सामाजिकरण 2 प्रकार से होता है, एक प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी होती है, एक सेकेंडरी सामाजिकरण होती है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए बी और डी। तो ए यहाँ पे एक रेखीय प्रक्रिया है सामाजिकरण, बिल्कुल सही है। गलत है साथियों, रेखीय नहीं है क्योंकि वर्तुलाकार होती है। जो सामाजिकरण होती है वर्तुलाकार होती है। और यह एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से यहाँ पे होती है। देखिए भिन्न भिन्न संस्कृतियों में बच्चों का विकास भिन्न भिन्न तरीक़ों से होता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। बी, सी और डी यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे अभिकथन है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बच्चे प्रवेश करते हैं तो उसका कोई निश्चित जो है क्षण नहीं होता है, बिल्कुल सही है। विकास प्रकृति में निरंतर होता है, बिल्कुल सही है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर की यहाँ पे व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे, अपने लास्ट प्रश्न को देखेंगे। हमारा लास्ट प्रश्न है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो जब एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक अपने छात्र के शैक्षणिक संप्रत्यय को यहाँ पे जो है प्रभावित कर सकता है साथियों, तो ये किस प्रकार से यहाँ पे प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे साथियों ये साथियों छात्रों को स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करके साथियों इसको यहाँ पे इस प्रकार से उनके आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो साथियों ये रहे CDP बाल विकास के 21 जनवरी 2024 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से आपके जो है सीटेट एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्लास जो है यहाँ पे हम हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का जो एनालिसिस है अच्छा लगा होगा। या साथियों अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट जो है हमारी हिंदी की साथियों यहाँ पे हिंदी की जो है PYQ होने वाली। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।